आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं सर, जिसमें मूल अधिनियम की 79 धाराओं में से 51 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। हालांकि ये संशोधन आवश्यक हो सकते हैं, परंतु यह तरीके कुछ जटिल हो सकते हैं, खासकर नए सदस्यगण मेरे जैसे के लिए, जिन्हें मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। इस विधेयक की समझ में कठिनाई हो सकती है और विधायी प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि यदि संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिनियम को ही प्रतिस्थापित करके एक नया विधेयक प्रस्तुत करे तो यह न केवल विधेयक को अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाएगा, बल्कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को भी सरल कर देगा। वर्तमान में संविधान की 7वीं अनुसूची में इसकी स्पष्ट एंट्री का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि वर्तमान विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची के किस एंट्री में कवर है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्ज करते तो यह विधेयक लाने का आधार और संसद की विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलती। इसके बिना यह विधेयक संविधान के तहत अपनी पूरी वैधता का दावा नहीं कर सकता, जिससे इसे लागू करने में होने में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है भविष्य में इस प्रकार के विधेयक लाते समय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाए, ताकि संसद की विधायी शक्तियां स्पष्ट रूप से विधेयक और औचित्य की तरह पूरा करें। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने की तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि यह देखा गया है कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभावपूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव का राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो यह भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा के सहायता समान रूप से समान मानकों के आधार पर दी जाएगी। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान और किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार उसको ना होना पड़े। साथ साथ विधेयक में यह प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। इस प्रावधान भी विधेयक के हों। एनडीएमए में जो आपने स्पेशली स्टाफ रखेंगे, क्या नियुक्ति में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा? क्या ये बल सिर्फ मैन पावर होंगे या आवश्यक राहत सामग्रियों उपकरणों से भी लैस होंगे? इन बलों को वित्तीय संसाधन भी देने होंगे जिससे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। आपदा प्रबंधन नीति डिजाइनिंग में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उन्नयन को शामिल करके पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए। आपदा प्रक्रिया कोष में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि आपदा होने के 24 घंटे में ही प्रभावित राज्य जिला प्रशासन को एक निश्चित प्रारंभिक राशि जारी हो सके। जापान जैसे देशों के तरह 72 घंटे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया योजना को लागू करना ताकि समय और बचाव कार्य कुशल समन्वय हो। जनता और NGO को भी एक्ट के तहत बनी सभी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की योजना पर बल दिया जाना चाहिए, किंतु संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखता जो कि आपदा के समय नागरिकों, NGO और सामाजिक संगठन रोल को सुनिश्चित करे। आपदा राहत को नागरिकों के लीगल राइट बनाने पर जोर देना चाहिए। और अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपदाओं में अपने परिजनों और संपत्ति को खोने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण ये भी एक तरह का डिजास्टर है। दिल्ली और NCR के तमाम क्षेत्रों में अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालात है, हवा जहरीली हो गई है, मेट्रो सिटी में सब जगह हाल है। इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लोगों का जीवन कीमती है, लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसा? सर, नगीना लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं सर। किसानों को हर बार बाढ़ के कारण नुकसान होता है और जब वो जाते हैं दफ्तरों में तो अधिकारी धमकाकर भेज देते हैं वापस, कोई मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा के नाम पे खाना पूर्ति होती है। सभी लोगों में चिंता है अध्यक्ष जी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो मांगे हम देश में रखी हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो इसका फायदा आम जनता, किसानों, सब उन वर्गों को मिलेगा जिनके लिए हम लोग सोचते हैं। और भारत बड़ा देश है, बड़ा भूवर्ग है, कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि है, कहीं जो है रेत की समस्या है, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और माननीय मंत्री जी से कि इस बिल पे, जिस विधेयक को और मजबूत करें जिससे इसका लाभ जनता को। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। नहीं, नए सदस्य, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो, अच्छा है। नहीं, ये तो पुराने
यहाँ पे आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है इनको, पर आप थोड़ा अनुभव ठीक दो इनको। श्री उमेश पटेल सामने से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका प्रबंध का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय ओवैसी साहब। शुक्रिया मोहतरम सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। इस बिल में सेक्शन 5 को तरमीम करके ये बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्कोप, नेचर, कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज को वो लोग खुद तकर्रुर कर सकते। बट इफ यू सी सेक्शन 5(1) सर, ये दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक अमेंडमेंट बिकॉज सेक्शन 5(1) सेज the national authority can exercise this power only with the prior approval of central government. Now, this greatly undermines the purpose of the amendment. So basically, there is no decentralization. Sir, this bill fails to set minimum standards and conditions so as to ensure that it is not filled by bureaucrats with limited knowledge of disaster relief and mitigation. Sir, sections in 18(1), section CA is being added. Now, it requires that the district plan has to be prepared in accordance with the national and state plans, sir, but at the hyper-local level, local authorities should retain the power to shape specific measures for disaster relief, and local plan should complement the national plans and not the other way around. Sir, the current definition of disaster and disaster risk is very restrictive, sir. It does not include some of the major national disasters like heat waves and pollution. Sir, globally, heat waves are accepted as climate-related disaster, giving the ramification on ecosystem, human health. Sir, thousands of people die in our country because of heat wave. This should be included. Death of heat wave should be included in the definition, sir. The government of India, our foremost medical research institute like ICMR, sir. A study done by Pandey and Anamikas found that 16 to 70 lakh deaths were attributable to air pollution in India in 2019. So this definition of disaster should include air pollution and heat waves, sir. Sir, I request the government to examine this. Our country should have a debate that why can't we start our academic year in mid-August? Because of climate change is reality now. Because of climate change, heat waves, floods, heavy rainfall, sir, are happening in month of July, August, and sir, this we can save human lives and economic loss, sir. Sir, another important point: there's always a lack in distribution of SDRF funds for 3 months to a year, sir, after the time of disaster. And after the flood is announced, after relief is announced. My request to the government is that immediate measure that SDRF amount due to the state for a year should be released at the beginning to the year, as most of the calamities, heat strokes and floods happen between May and October, sir. Sir, the scale of finance at SDRF for relief is ridiculously low. For example, 60,000 per kilometer for district and rural roads. Who will make, sir? This road is 60,000 rupees. Please tell us. Sir, even for recovery and reconstruction, the norms are kept at 50% SSR of Government of India projects. It is 55 lakhs per kilometer for roads. Who will build in 55 lakhs? No road can be made now, sir. I demand that the 50% clause should be removed and it should be at par with SSR of NHAI, sir. So now coming to PDNA, which is taken to assess the requirement for recovery and reconstruction, the existence of NDMA, sir, many states like Kerala, Assam, Sikkim, Himachal have not released release funds on PDNA. Because of not release under PDNA, they cannot go to multi-lateral agencies like World Bank. Sir, the norms for releasing funds allocation at SDRF as per 15 Finance Commission is 70% weightage is for previous expenditure and only 15% is for year population. Now, in my state of Telangana, the previous government had not utilized their amount, 1,300 crores outstanding. Now, because of not utilizing, my present Chief Minister Revan Reddy is being penalized. So I request this government that government should not be penalized if the funds are not spent by previous governments. That is 70% I demand, so should be reduced to 15%, and more emphasis should be on the actual incident of calamities. Sir, I demand from the government, this FRBM limit of 3% is there. Let 0.5% be earmarked for natural disasters. See, climate change is a reality, sir. So 0.5% should be earmarked in the FRBM so that the state governments can go to multi-lending and say World Bank. And last point, sir. In my state in August, September, the Honorable Minister, Mr. Bandi Sanjay is sitting over here. In August and September 23, we had floods and huge rainfall. 10,000 crores has been the loss. Only 2,300 crore damages to roads, sir. Still now,
government is not releasing the money. Districts like Mahbubabad, Suryapet, Khammam and Warangal have suffered huge losses. There has been human loss, cattle loss, property loss, especially of Dalit community. I'm concluding. So I demand that the request being made by the Honorable Chief Minister Revanth Reddy on behalf of Telangana, Mr. Bandi Sanjay should pursue it and ensure Telangana is done justice. Lastly, sir, vacancies NDRF, sir, there are 14,197 personnel in service against the sanctioned strength of 18,557. And why are you not able to stop mudslides, floods which are happening in Himachal and Kerala? Floods are happening in Bihar. What are you doing? NDRF fund is 600 crores. Is 600 crores enough? Why don't you increase it to 10,000 crores when money is a no issue for you? Every time we say. So that is why, sir, I oppose this bill on this ground. Thank you, sir. धन्यवाद। कौन है? संजय देशमुख। माननीय संजय देशमुख जी।